दूसरे शेरों को क्रूगर की ओर खदेड़ते जा रहे थे और अपना इलाका बढ़ा रहे थे। किसी भी इलाके पर कब्जा जमाने के लिए सबसे जरूरी है कि उस इलाके में रहने वाले दूसरे शेरों को वहां से खदेड़ दिया जाए। हमें फिक्र थी। उन इलाकों में कई परिवार बसे थे, उनमें बहुत से बच्चे भी थे। उन परिवारों में रह रहे बच्चे 6 से 8 महीने के थे और हम उन्हें अच्छी तरह जानते थे। वो अपने रंग में आने ही लगे थे कि तभी उन्होंने उन पर हमला कर दिया। जब नए शेर किसी इलाके में आकर वहां कब्जा जमाते हैं तो सबसे ज्यादा खतरा वहां रहने वाले छोटे बच्चों को ही होता है। वो शेर वहां सौतेले बाप की भी भूमिका नहीं निभाते और न ही दूसरे शेरों के बच्चों को पालना चाहते हैं। शेर जब किसी इलाके पर कब्जा जमाते हैं तब वो सबसे पहले तो वहां रहने वाले परिवारों के बच्चों को मारते हैं, फिर उस शेरनी को भी जो अपने बच्चों की हिफाजत के लिए ज्यादा जोर लगाती है। शेरनियां अपने इलाके में किसी नए शेर को देखते ही हरकत में आ जाती हैं। उसके बाद वो अपने बच्चों के करीब आ जाती हैं और फिर दूसरी शेरनियों के साथ मिलकर उस घुसपैठिए शेर का सामना करने की कोशिश करती हैं। अगर बच्चे थोड़े साहसी हुए तो शेरनी उन्हें लेकर कहीं और चल पड़ती है ताकि उस घुसपैठिए से संघर्ष न करना पड़े। अगर बच्चे लाचार और मजबूर हों तो शेरनी को शेर का सामना हर हाल में करना ही पड़ता है। मैं ऑटवा प्राइड की निगरानी कर रहा था। उस प्राइड में 3 शेरनियां और 11 बच्चे थे। मापोगो बंधु भी उसी प्राइड की तलाश में थे और उनका उस परिवार से सामना भी हुआ। वो लड़ाई बड़ी ही हिंसक थी क्योंकि शेरनियां हर हाल में अपने बच्चों को बचाना चाहती थीं। उसका गुस्सा बहुत ही जबरदस्त था। शेरनियां अपने बच्चों की जान बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ती हैं। वहां बहुत कुछ हो रहा था। चारों तरफ अफरा तफरी मची थी। हमारी गाड़ी के आसपास काफी हंगामा मचा था। एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि एक शेरनी उन शेरों से बचने के लिए हमारी गाड़ी के ऊपर से ही कूद जाएगी। इन सभी मामलों में मापोगो बंधु छोटे बच्चों को मार रहे थे। शेरनियां अपने बच्चों को बचाना चाहती थीं, लेकिन मापोगो बंधु उनके ऊपर भी भारी पड़ रहे थे। एक भड़का हुआ शेर बस एक ही बात सोचता है, दूसरे शेर के बच्चों को मार डालो। ऐसे में उन शेरनियों के पास कोई रास्ता नहीं था। जब मां का सुरक्षा घेरा टूटा तब उन खूंखार मापोगो शेरों और ऑटवा प्राइड के छोटे बच्चों के बीच कोई दीवार नहीं रह गई थी। अगर 6 खूंखार शेर किसी के पीछे पड़े हों तो उनसे अपने बच्चों को बचा पाना बहुत मुश्किल होता है। और वो बच्चे तो मजबूर थे, कमजोर थे। वो भला उनके सामने कहां टिक पाते। पूरे ऑटवा प्राइड में मेरे ख्याल से 11 बच्चे थे। उनमें से एक भी नहीं बचा। जब शेर बच्चों का शिकार करते हैं, उनकी जान ले लेते हैं, तब अच्छों का दिल दहल जाता है। मैं तो एक बायोलॉजिस्ट हूँ, मुझे मालूम है कि ऐसा होता ही है, फिर भी मैं वो नजारा नहीं देख सकती। बच्चों की मौत के बाद शेरनियां फिर से बच्चे पैदा करने को तैयार होती हैं और वो सहवास करने लगती हैं।
मापोगो बंधु भी अपना परिवार बढ़ाने के लिए यही चाहते थे। करीब 3 महीने के दौरान इस इलाके में शेर के जितने भी बच्चे थे वो सब मारे गए और मापोगो बंधुओं ने उन्हें खा लिया। मिस्टर टी और किंकी टेल इस मामले में कुछ ज्यादा ही बेरहम थे और वो दोनों ढूंढ ढूंढ कर एक एक बच्चे को मार रहे थे। अपने पहले ही साल में मारे जाने वाले शेर के करीब 1/4 बच्चे दूसरे शेरों का ही शिकार बनते हैं। ये किसी प्राइड पर कब्जा जमाने का स्वाभाविक तरीका है। हमने अभी तक उनकी जितनी भी कहानियां सुनी हैं उनसे तो यही लगता है कि मिस्टर टी ही उन सब में सबसे ज्यादा खतरनाक था। शेरों का ये खून खराबा आमतौर पर बच्चों की मौत के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन मापोगो बंधुओं का गठबंधन इससे बिल्कुल ही अलग था। ऑटवा प्राइड के सारे शेर भाग चुके थे और बच्चे भी मारे जा चुके थे और अब जल्दी ही ऑटवा परिवार की शेरनियां फिर से बच्चे पैदा कर सकती थीं। मापोगो शेरों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन उफान पर था और सहवास के लिए उनके बीच ही मुकाबला होने लगा था। वो तो इस कदर जोश में थे कि उन शेरनियों की भी जान लेने लगे थे जो उनके साथ सहवास करने को तैयार थीं। जब वो आपस में कोई फैसला नहीं कर पाए तब उन्होंने शेरनी पर ही हमला कर दिया और उसे मार डाला। शेर उनके लिए खतरा बनता, वो उसे मार डालते। मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई दावे से ये कह सकता है कि मापोगो बंधुओं ने कितने शेरों की जान ली थी। उनकी वजह से शेरों की आबादी भी अचानक कम होने लगी थी। आज 60,000 एकड़ से ज्यादा बड़ा इलाका, मैनहट्टन से करीब 7 गुना बड़ी जगह। सैबी सैंड्स जैसी जगह जहां काफी बड़ी संख्या में शिकार हो, पानी की कमी ना हो और टक्कर देने के लिए बहुत सारे शेर हों, वहां एक छोटे इलाके में ही सीमित रहना ज्यादा अच्छा होता है। सच कहें तो मापोगो बंधुओं ने करीब करीब पूरे सैबी सैंड्स पर ही कब्जा जमा लिया था, जो इस बात का सबूत था कि उनका गठबंधन कितना मजबूत था। सारे विरोधियों को खत्म करने के बाद मापोगो बंधु करीब 8 प्राइड पर कब्जा जमा चुके थे। अब वो साबी सैंड के बेताज बादशाह बन चुके थे। मगर उनमें से कुछ तो इतने से भी खुश नहीं थे। आमतौर पर तो हम यही सोचते हैं कि किसी गठबंधन में कोई मतभेद नहीं होता और उसके सभी सदस्य अच्छे तालमेल के साथ काम करते हैं। अक्सर यही देखा गया है कि ऐसे किसी गठबंधन में 1 या 2 शेर दबंग होते हैं और बाकी उसके सिपहसालार। लेकिन फिर उनके सामने ये सवाल होता है कि वो उस टोली में रहें और दबंगों का हुक्म बजाएं या फिर उनसे अलग होकर अपनी एक दूसरी टोली बना लें। लेकिन एक शेर उनके रास्ते का कांटा था। मखुलू यकीनन मापोगो बंधुओं में सबसे दबंग था। वो बॉस था। मैंने मिस्टर टी और मखुलू के बीच हुई लड़ाई जैसी लड़ाई कभी नहीं देखी थी। उस लड़ाई में मिस्टर टी ने उसे कड़ी टक्कर दी थी। और
उसके बाद ही गठबंधन में दरार पड़ने लगी। मेरे ख्याल से ये भी एक वजह थी कि वो दोनों बाकी चारों को छोड़कर चले गए। 8 जून सन 2010 को माजिंगलांग के नाम से मशहूर 5 शेरों की एक टोली साबी सैंड के उत्तरी पूर्वी इलाके में दाखिल हुई। मापोगो बंधुओं के कब्जे के बाद किसी ने उस इलाके में इतनी बड़ी टोली को नहीं देखा था। छह शेरों की टोली मापोगो का मुकाबला कर पाना आसान काम नहीं था, मगर उसमें फूट पड़ने के बाद अब पूर्वी सरहद की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ मिस्टर टी और किंकी टेल की रह गई थी। लेकिन अब मापोगो गिनती में कम थे। 2 भाइयों का मुकाबला 5 शेरों से था। चूंकि उसका नाम मिस्टर टी था और साथ में रहने वाला किंकी टेल था और दोनों पहले कभी किसी लड़ाई में हारे नहीं थे, इसलिए वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि वो इन हालात का सामना नहीं कर सकते। लेकिन मजिंगिलानीज काफी बड़े, तगड़े, युवा और लड़ने में माहिर शेरों का समूह था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। हमें अंदाजा नहीं था कि वो क्या करेंगे। मैं बहुत डर गई थी। वो युवा शेर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। देखकर ही लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, मगर मैंने सोचा नहीं था कि मिस्टर टी आ जाएगा और किंकी टेल भी उसके पीछे ही होगा। मिस्टर टी और किंकी टेल अचानक ही उसके सामने आ गए और करीब 100 मीटर दूर तक उन्होंने उसका पीछा किया। मजिंगलानी के शेर को टोली से अलग करने के बाद मिस्टर टी और किंकी टेल ने उस पर हमला कर दिया। मिस्टर टी ने पीछे से उसकी गर्दन दबोची और जमीन पर पटक दिया और किंकी टेल सीधे उसकी जांघ पर चढ़ गया। उनके दहाड़ने की आवाजें दिल दहला देने रहा था। दूसरे शेर पर हमला करते वक्त किंकी टेल भी दहाड़ रहा था। उसने अपने दुश्मन को दबोच रखा था और वो दहाड़ रहा था। मैंने पहले कभी ऐसा नजारा ना तो देखा था और ना ही सुना था। मैंने वैसा गुस्सा, वैसा आक्रामक रूप, वैसी ताकत पहले कभी नहीं देखी थी। मजिंगलान भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो भी जवाब में हमला कर रहा था। 2 हैवीवेट शेर का सामना एक मिडिल वेट शेर से था और वो हार गया। उस दिन हमें पहली बार पता लगा कि दर्द होने पर एक शेर कैसे कराता है। मैं उस शाम उन्हें देखने गया था। वो अपने बुरी तरह से घायल पंजे को चाट रहा था। शायद उसके पंजे में दुश्मन शेर ने अपने दांत गड़ा दिए थे। ये तो साफ जाहिर था कि सिलाटीज असल में मापोगो बंधुओं के पीछे पड़े हैं। वो युवा और दमखम वाले थे। वो अभी जवानी में कदम ही रख रहे थे, इसलिए वो किसी से भी लड़ने को तैयार रहते थे। उन्होंने एक मापोगो को बाकी सबसे अलग कर दिया था, मगर वो कौन था इसके बारे में हमें मालूम नहीं था। एक उम्रदराज शेर को इतने युवा शेरों का सामना करने में बहुत परेशानी होने वाली थी, मगर इसके बावजूद एक मापोगो अपने बचे खुचे इलाके की हिफाजत करने से नहीं रुका। जब मैं मौका वारदात पर पहुंचा, तब तक मिस्टर टी पर हमला हो चुका था। आखिरी मापोगो सम्राट अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा था और वो अकेला था। उसकी रीढ़ की हड्डी पर बड़ा गहरा जख्म लगा था। उसके पिछले पैरों के ठीक ऊपर और उसका पिछले पैरों से नीचे का पूरा शरीर अपाहिज हो चुका था।
इसकी वजह से उसकी ओर बढ़ रहे चारों शेर बड़ी आसानी से उसे अपना शिकार बना सकते थे। वो उसे मारने के लिए बड़ी चालाकी भरी रणनीति अपना रहे थे। उनमें से एक उसका ध्यान बटाता और उनका दूसरा साथी पीछे से उसकी रीढ़ की हड्डी पर हमला कर देता। उन्होंने उसे गिरा दिया और करीब 15-20 सेकंड तक उसे बुरी तरह से नोचते खसोटते रहे के लिए लड़ रहा था। मुझे याद है वो मेरी तरफ देख रहा था। मिस्टर टी पर हमला करने वाले चारों शेर लगातार दहाड़ रहे थे। वो संकेत था उनके कब्जे का। उन्होंने अब इस इलाके पर अपनी दावेदारी का बेखौफ ऐलान कर दिया था और दुनिया को बता रहे थे कि वो इलाका अब उनका है। वो यहाँ के राजा हैं। वो नजारा बड़ा ही चौंकाने वाला था। हम घबरा भी रहे थे, दंग भी थे और हमें अपनी आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। अपनी रीढ़ पर बने बेहद गहरे जख्मों की वजह से वो जांबाज शेर शांत पड़ गया था और जमीन पर सिर के बल पड़ा था। अगले पंजे आगे की ओर फैले थे और पिछले दोनों पैर किसी काम के नहीं थे। वो उन जख्मों से उबर नहीं सकता था। मिस्टर टी का वो आखिरी दिन था और उस रोज उसकी मौत तय थी। मैं अपने भाई के साथ वहीं खड़ा था और हमने उसे आखिरी सांसें लेते देखा था। इस तरह से एक युग को खत्म होता देख किसी की भी रूह कांप जाएगी और मैं तो बस यही दुआ करता हूं कि अब कभी ऐसा नजारा देखने को ना मिले। मापोगो बंधुओं की कहानी का अंत बड़ा ही दुख भरा था। मैं तो यही मानता हूँ कि मिस्टर टी एक शेर की तरह जिया और उसकी मौत भी एक जाबाज शेर जैसी ही हुई। अपने इलाके की हिफाजत के लिए वो अपनी सीमा के कहीं पार निकल गया था और अंत में बेचारा उसकी हिफाजत करते मारा गया। मापोगो बंधुओं ने 6 साल तक राज किया था और उतनी मारकाट पहले किसी ने नहीं देखी थी जितनी उनके दौर में हुई थी। मगर अफसोस उनका अंत भी बड़े हिंसक तरीके से हुआ। मखूलू और स्कार आखिरी बचे मापोगो थे। वो अब काफी उम्र दराज हो चुके थे और चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए थे। ऐसे में बस एक ही रास्ता था, वो साबी सैंड से चले जाएं। अब मापोगो वहां कभी नजर नहीं आएंगे। मैंने मापोगो बंधुओं के बारे में जितना सुना है उससे तो यही कह सकती हूँ कि वो बड़े ही अलग किस्म के शेर थे। भले ही एक इंसान होने के नाते हमें उनका व्यवहार हैवानियत भरा लगे, मगर सच तो यही है कि वो बेहतरीन शेर थे। 6 मापोगो बंधुओं ने वही किया था जो जंगल में जीने के लिए शेरों को करना पड़ता है और ये खूबी उन्होंने अपने बच्चों को भी दी थी। मगर उनके बच्चे तो उनसे भी आगे निकल गए। उन्होंने नए इलाकों पर कब्जा करने के लिए नए नए तरीके अपनाए और उसके लिए उन्होंने जितनी मारकाट की उतनी हिंसा साबी सैंड में पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। शेरों की जिंदगी का एक स्याह पहलू भी होता है जिसकी झलक बहुत कम ही मिल पाती है। वो प्यारे होते हैं, शानदार होते हैं, उनकी जिंदगी शाही होती है पर बेहद मुश्किल होती है, खतरों से भरी। मगर मापोगो बंधुओं ने हमें दिखाया कि असली शेर किसे कहते हैं।